यावत जीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, जीवन रहने तक अव्ययी भाव समास होता है यावत जीवन में। वेरी गुड इवनिंग सभी को। क्या चल रहा था? उपसर्ग कहां तक हो गए थे? तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग हो गए थे। अब लिखो तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। अरे क्लास शुरू होने के बाद में आप इधर से आते हो ना, तो ये कैमरा के नीचे झुक के आया करो, ठीक है ना? तुम्हारी शक्ल दिख जाती है, फिर वो पढ़ते नहीं, आपकी शक्ल को दोबारा देखने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए ना तो कैमरा के नीचे झुक के आया करो। फिर वो मांग करते बार बार, सर वो एक बार अभी जो आगे से निकल के गई थी एक बार और दिखाना। तो इसलिए थोड़ा सा झुक के आया करो, ठीक है? तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत उपसर्गों में कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया सबको? अब लिखो तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। याद तो है? कौन कौन से? ए, अद, अन, पहले लिए 3 से बनने वाले 6। कौन कौन से? देशभक्त में कौन सा समास है? देखो 2 उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक होता है देशभक्त और एक होता है देशभक्ति। दोनों में अलग अलग समास होते हैं। अब देखो मैंने आपको कई ऐसे उदाहरण बताए, लेकिन आपको पुस्तकों में वो दोनों में मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? पहले भी कह चुका था, ऐसे अगर एक ही उदाहरण को दोनों में पढ़ोगे तो परीक्षा में जब आएगा तो कंफ्यूजन होगी नहीं होगी? तो ऐसे नहीं पढ़ना, स्पष्ट पता होना चाहिए कौन सा होगा। देशभक्त तो देश से संबंध है, भक्त का संबंध किससे बताया जा रहा है? तो संबंध तत्पुरुष होगा नहीं होगा? वो किसका भक्त है? देश का भक्त है। और देशभक्ति वो किसके लिए भक्ति कर रहा है? देश के लिए। समझ आया नहीं आया? तो दोनों में अलग अलग है कि नहीं? तो देशभक्त देश का भक्त होगा और देशभक्ति देश के लिए भक्ति होगा। समझ आ गया? तो ए, अद, अन, उ, औ, उन, उ, औ, उन, 3-3 का जोड़ा हो गया। पहले कौन सा जोड़ा लिया? ए, अद, अन, उ, औ, उन। अब इसके बाद आएंगे नी, पर, बिन, भर, सम, चिर। हिंदी का है तो मैं पूरा आएगा। सम, चिर, दू, ती, चौ, पच। याद हो गए नहीं हुए? याद रहेंगे? तो पहले 3 का जोड़ा लिया, फिर 3 का जोड़ा लिया, फिर 2 का जोड़ा लिया, फिर 2 का जोड़ा लिया। सम, चिर, दू, ती, चौ, पच। तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे और धीरे बोलना। ए, अद, अन, उ, औ, उन, नी, पर, बिन, भर, सम, चिर,
दूती चौपच छाप दो। गौरक्षक में संबंध तत्पुरुष है। आशातीत में आशा से परे, अतीत माने क्या होता है? परे होता है। और परे का मतलब अलग होने का, और अलग होने में कौन सा आता है? अपादान। अपादान तत्पुरुष। कालातीत, काल को अतीत करके कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। जल पिपासु, जल का पिपासु मतलब संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष। कक्षा का अध्यापक, कक्षा के लिए अध्यापक नहीं होता, उसका संबंध कक्षा से होता है। सुंदर में कौन सा उपसर्ग होगा? है सुंदर में कोई उपसर्ग नहीं होगा, सुंदर मूल शब्द होगा। गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष। अरे ऐसी कोई जिज्ञासा हुआ करे, बेझिझक पूछ लिया करो। कोई भी समास नहीं, दो पद होना अनिवार्य है। एक ही पद आ रहा है 10, 20, 30, 50, कोई भी समास नहीं होगा। सर आपकी आवाज बाबा रामदेव जैसी लगती है। बहुत योगा करता हूं मैं। छाप दो। तो ये किसके हो गए? तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग। शिवार्पण और बलिवेदी में कौन सा समास है? शिवार्पण, शिव को अर्पण। किसको? शिव को। अब इसमें समास कौन सा होगा? है बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखो ध्यान से समझना। शिवार्पण, जब किसी को देने का बोध होता है तो वहां आता तो को है, लेकिन कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा? संप्रदान। तो शिवार्पण, शिव को अर्पण, लेकिन समास कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि देने का बोध हो रहा है, और जब देने का बोध हो रहा है तो मैंने एक बार आपको बताया भी था कि ये जो को प्रसर्ग होता है ये केवल कर्म का नहीं होता, संप्रदान का भी होता है। बताया था लिखाते समय। तो कारण क्या है? जब देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो तो वहां कौन सा होता है? संप्रदान होता है, को प्रसर्ग होते हुए भी। बलि वेदी, वेदी किसके लिए बनाई गई है? बलि के लिए। तो के लिए आ रहा है तो संप्रदान, दोनों में संप्रदान है। शिव को अर्पण और बलि के लिए वेदी। शिव को अर्पण लिखेंगे, लेकिन समास कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। क्योंकि देने का बोध हो जाए, दान दिया जाए, तो वहां पर को प्रसर्ग होते हुए भी संप्रदान कारक होता है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिखा, जैसे भाई बहन को 500 रुपए देता है। 500 रुपए तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए हैं। 5 रुपए भी देगा तो पूछेगा कि क्या करेगी, और बहन की जगह कोई और मांग ले, अरे 500 से क्या होगा? तो और बता है, 500 से क्या होगा? है जानू कम पड़ेंगे है? और ले। तो बहन के लिए तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। भाई बहन को 500 रुपए देता है, और दूसरा लिख दिया मैंने, मोहन मोहिनी को 500 रुपए देता है। 500 रुपए देता है। ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कई को बाथरूम में घुस के फोन करते हैं। कईयों को तो मैंने फोन पे किया है कि गुरुजी आज मैं फंस गया हूं, है गर्लफ्रेंड ने खर्चा करा दिया ज्यादा, थोड़ा सा क्या है मेरे नंबर पे 500 रुपए ट्रांसफर कर दो। बिल सोचा मैंने आएगा 700-800 का, इसका आ गया 1200 का, तो प्लीज कर दो। अरे जब तेरे बस की नहीं है तो क्यों लेके घूम रहा है? मैंने तो जरूरी है क्या? तो मोहन मोहिनी को 500 रुपए देता है, भाई बहन को और मोहन मोहिनी को 500 रुपए देता है। अब यहां पर भाई बहन को 500 रुपए देता है,
यहां कौन सा कारक है? ये जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है। कैसी? क्योंकि इसमें कितने कर्म आ रहे हैं? 2। क्या देता है? किसको? तो कौन सा कारक है? दोनों में कर्म कारक है। यहां पे क्या देता है? किसको? अब ये कोप्रसर्ग होते हुए भी यहां पे कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। और यहां कौन सा है? कर्म कारक है। ये कैसी क्रिया है? एक कर्म। कैसी है? एक कर्म। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, इससे क्या फर्क पड़ गया? तो जब भाई बहन को 500 रुपए देगा तो दान में नहीं देगा, ये उसका फर्ज है। भाई बहन को 500 रुपए दान में देगा क्या? नहीं, फर्ज है उसका। लेकिन मोहन मोहिनी को 500 रुपए दे रहा है तो वो उसका फर्ज नहीं है, देने का बोध हो रहा है और दान दिया जा रहा है, तो वहां पर ये कर्म कारक ना होके कौन सा कारक हो जाता है? अब ऐसे ना लिख के मोहन मोहिनी को 500 रुपए उधार देता है, क्या लिख देता? उधार लिख देता। अब उधार लिख दिया, इसका मतलब वापस आएंगे। अब ये कैसी क्रिया हो जाएगी? आया समझ? नहीं आया? तो इस कारण जब किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और दान दिया जा रहा हो तो कोप्रसर्ग होते हुए भी कौन सा कारक होता है? आ गया समझ? तो इसलिए वो को होते हुए भी कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। छाप दिया? ए अद अन उ ओ उल, नी पर बिन भर, समचिर दूती चौ पच। अब लिखो आगे सबसे पहला ए। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है नहीं। जैसे अकारण, अकारण कारण नहीं। अयोग्य, योग्य नहीं। असंभव, संभव नहीं। अव्यय, व्यय नहीं। अहित, हित नहीं। अभाव, भाव नहीं। तो ए का मतलब नहीं होता है। ए के बाद में क्या आएगा? और अध का मतलब क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। ए अध, अध का मतलब होता है आधा। अतुल्य बिल्कुल इसी में आएगा। निरोग में उपसर्ग बताना और संधि विच्छेद के साथ बताना, बिल्कुल बताऊंगा। निरोग में संधि विच्छेद होगा, निये धन रोग। विसर्ग से पहले निये के बाद रेवण आए तो विसर्ग का लोप, लघु ई का दीर्घी, मिला के लिखा तो क्या बना? निरोग। और अगर हम इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो निर्धन रोग होगा। मैंने शुरू में ही बताया था संधि पढ़ाते समय, यदि आपसे उपसर्ग पूछे तो क्या करना? निर और दुर करना। और संधि विच्छेद कराए तो निये और दुए करना। समझ आएगा? तो इसका ध्यान रखना। तो है आरंभ में, आरंभ में नहीं प्रारंभ में होगा। आरंभ और प्रारंभ में बहुत अंतर होता है। आरंभ हो गया मूल शब्द, समझ आया? आरंभ हो गया मूल शब्द और प्रारंभ क्या हो गया? उपसर्ग आ गया। अब देखो इसमें समास में दो पदों का होना अनिवार्य है। और दो पद किससे बनते? या तो संधि से, समास से, उपसर्ग से या प्रत्यय से। अब इसमें कोई भी संधि का नियम है क्या? समास का नियम है क्या? उपसर्ग का नियम है क्या? प्रत्यय का नियम है क्या? नहीं है। इसका मतलब मूल शब्द है। इसमें है प्रधन,
इसका मतलब अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? आरंभ से पहले, मतलब इससे नहीं है, अलग है। अलग है तो किस में जाता है? अपादान में। आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। आज हमारी पहली क्लास होती तो ये इसका क्या होता? क्लास का आरंभ होता। आज हमारी क्लास 10 दिन छुट्टी के बाद चल रही है तो फिर से इसका क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। कोई फैक्ट्री खोली और उसका पहला दिन उसका क्या है? आरंभ है। कोई फैक्ट्री खोली, 6 महीने बंद रही, फिर से उसे चालू कर दिया, वो क्या कर दी है? प्रारंभ कर दी है। अंतर आया समझ में? तो आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। प्रदान करना मतलब किसी को देना होता है और प्रदान का मतलब श्रेष्ठ होता है। अरे ऐसे उदाहरण तो आपको एक भी नहीं रटना, यही बोर्ड पे याद करा दूंगा, कुछ भी नहीं याद करना आपको। जैसे सेकंड ग्रेड में पूछा था, आपको बताया था ना, व्यंजन और व्यजन। अब ऐसे उदाहरण होते हैं जो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने समझाया था, पकवान खाओगे तो पसीने की बूंद आएगी और जैसे ही पंखा चलाओगे बूंद गायब हो जाएगी। तो व्यंजन पकवान होता है, व्यजन पंखा होता है। सारे ऐसे याद कराऊंगा, ये बोर्ड पे याद होंगे, कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं है। अधमाने होता है आधा, लिखो अध पका, जो कितना पका हो? आधा पका हो। अधमरा, जो कितना मरा हो? आधा मरा। अध जला, जो कितना जला हो? आधा जला हो। अधनंगा, जो कितना नंगा हो? आधा अधनंगा। अध खिला, जो कितना खिला हो? आधा। लिख दो। तो ए अध, आगे क्या आएगा? अन। अन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। अन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। जैसे अन देखा, अन माने नहीं। जैसे अन देखा, जिसको देखा ही नहीं हो, अनदेखा। अन चाहा, जिसको चाहा ही नहीं हो, जबरदस्ती गले पड़ा हो। अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं हो, अनमोल। अनमेल, कहते नहीं अनमेल विवाह, लड़की 16 की और लड़का 28 का, ये क्या है? अनमेल विवाह। अनआहूत, आहूत नहीं, बुलाया नहीं। अनावश्यक आएगा क्या? अब इसमें देखो, बहुत अच्छे से समझना। एक उदाहरण लिखो, अनाहूत, और अनाहूत को लिख के काट देना। अब इसमें ये अनाहूत क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है इसको काटना पड़ रहा है? ये जो अन आ रहा है, इसमें न पूरा नहीं है, अधूरा न है। अन दन आहूत, तो इसमें न कैसा आ रहा है? अधूरा आ रहा है। और आना कैसा चाहिए था? पूरा आना चाहिए। तो इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए इसको काट देना। आगे लिखो, अनहोनी, जिसकी क्या नहीं हो? होनी नहीं हो, अनहोनी। कहते नहीं क्या बेचारा अनहोनी में मारा गया। अनहोनी में मारा गया मतलब उसकी होनी नहीं आई थी। होते ना बहुत से, कोई जहर खा के, कोई गोली खा के, कोई कुछ खा के मर जाते हैं। तो वो कैसे मारे जाते? अनहोनी में। ए अद अन। आगे लिखो ऊ। ऊ का मतलब होता है ऊपर या ऊंचा। ऊपर या ऊंचा। जैसे उचक्का, कहते ना आजकल चोर उचक्कों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उचक्का, जो ऊपर की ओर उचक के देखते रहते, उचक्का। उखाड़ना, उघाड़ना। ऊ का मतलब लिख देना ऊपर या ऊंचा।
ए अद अन उ औ। मैंने पहले भी बताया था कल, फिर बता रहा हूं, जो ये अ होता है ये संस्कृत के अब का हिंदी रूपांतरण होता है। संस्कृत में क्या होता है अब, और हिंदी में अ होता है। और अ का मतलब क्या होता है, बुरा या विपरीत। बुरा, विपरीत या रहित भी हो जाता है। लेकिन शब्दों के साथ जुड़ के कई बार ये अर्थ भी ना दे के बदल लेते। जैसे मैंने लिखा अवगुण, तो अवगुण का हिंदी में क्या हो गया, अवगुण होगा, क्योंकि अणय युक्त शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं, और जिसमें न हो जाएगा तो वो तद्भव हो जाएंगे। तो अवगुण, अवगुण का अवगुण हो गया। अवतार का क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। अवसर का अवसर हो जाता है। एक होता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये पूछा जाता है, अवघड़ है, अवसर, अच्छा अवसर है, अवघड़। और एक होता है अवघट, दोनों का ध्यान रखना। अवघड़ कहते जिद्दी या हटी, कहते नहीं क्या अवघड़ महात्मा, मतलब जिद्दी या हटी महात्मा। अवघट का मतलब होता है टेढ़ी या टेढ़ा, तो कहते नहीं वो अवघट चाल चलता है। कैसी चाल चलता है, टेढ़ी चाल चलता है। तो अवघड़ का मतलब होता है जिद्दी या हटी, और अवघट का मतलब होता है टेढ़ा। ए अद अन उ औ उन, उनका मतलब होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है, एक कम होता है। क्या होता है, एक कम होता है। जैसे 19 एक कम 20, 19 का क्या होगा, एक कम 20 होगा। उन धन 20 19, 29 एक कम 30, 39 एक कम 40। ना छोटा बड़ा का झंझट इसमें नहीं है, शब्द का ध्यान रखना। 39 49 एक कम 50, 59 एक कम 60, 69 एक कम 70, 79 एक कम 80, और 99 एक कम 90 नहीं होगा, 9 और 80, 9 और 90 सॉरी, 9 और 90 99। तो 99 में होता है 9 और 90, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा, ठीक है ना। उन कहां आ रहा उसमें, 99 में उन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर एक कम क्यों होगा, 9 और 80 होगा, नहीं 90, 9 और 90 छाप दिया। 79 में क्या होगा, है एक कम 80, और 89 में 9 और 80 होगा। समझ आया नहीं आया, तो इनका ध्यान रखना। छाप दिया, ए अद अन उ ओ उन। अगला कौन सा है, अब आपने एक नी कहां लिखा था, तत्सम या संस्कृत में लिखा था, नहीं लिखा था, तो वो तो संस्कृत का था, और ये किसका है, हिंदी भाषा का है। और नी का मतलब क्या होता है, सन्यासी का संधि विच्छेद सम धन न्यासी होता है, बताया भी था। राधा रमण में कौन सा समास है, राधा रमण में बहुब्री समास है।
राधा के साथ रमण करते हैं जो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगर रेवती रमण आ जाता तो रेवती रमण कहते बलराम को। किसको? रेवती के साथ रमण करते हैं जो, अर्थात बलराम। बहुब्री। नी का मतलब क्या होता है? रहित या बिना होता है। और वाणी का अर्थ क्या आ रहा था? बड़ा या विशेष आ रहा था। अब तो आएगा, वो तो शब्द शुद्धि के हिसाब से होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ना बड़ा छोटा। ये दिमाग मत लगाना, उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने पर शब्द में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकार या परिवर्तन होता है। जैसे मैंने लिखा सांप धन ओला, क्या बना? सपोला बना। तो प्रत्यय जुड़ने पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विकार या परिवर्तन आता है। तो ये नहीं है कि इसमें छोटा और बड़ा कैसे हो गया, ये चीज नहीं देखी जाती। नी का मतलब होता है रहित या बिना। निगोड़ा, क्या लिखा? निगोड़ा। क्या होता है निगोड़ा? सर ये रेवती कौन है? बलराम की पत्नी रेवती। नए अनंत वाला तत्सम में चला जाता है। देखो निगोड़ा, जो किसके रहितो? गोड़े के। गोड़ा क्या होता है? घुटना होता है। किसको कहते हैं गोड़ा? कई बार कहते नहीं मैं तेरे गोड़े तोड़ दूंगा। गोड़े मतलब घुटने। और जो किससे रहितो? गोड़े से रहितो। अब जिसके गोड़े होंगे ही नहीं तो वो बैठ पाएगा क्या? नहीं। गोड़ों का काम क्या होता है? पैर को मोड़ने का। और अगर गोड़े होंगे ही नहीं तो पैर मुड़ पाएगा क्या? और पैर मुड़ेगा ही नहीं तो बेचारा बैठ पाएगा क्या? अब बैठ ही नहीं पाएगा तो फिर क्या करेगा? हांडता घूमेगा। तो कहते नहीं वो तो निगोड़ा आदमी है। कैसा है? जिसके गोड़ा ही नहीं है, घुटना ही नहीं है। तो निगोड़ा मतलब होता है गोड़ा से रहित, घुटने से रहित। बड़ा ही निकम्मा आदमी है। तो निकम्मा हाड़वा बातें कह तुम करते रहते हो। जो रात को 8 बजे के बाद में पीजी के आसपास जो घूमते हैं गर्ल्स पीजियों पे, वो है हाड़ना। परशुराम में कौन सा समास है? परशुराम। परशुराम में बहुब्री होगा। परशु कहते फरसा को। देखो निकम्मा, आगे लिखो निहत्था। आगे क्या लिखोगे? निहत्था। निहत्था, जिसके हाथ में कुछ नहीं हो। निपुता, ये और निपुता रोज रोज आ जाता है। तो निपुता पूत से रहित। तो निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था, निपुता, निठल्ला। देसी जितनी भी गाली हैं शुद्ध वाली, विशुद्ध वाली नहीं, शुद्ध वाली, वो सब किस में आएंगी? इसी में आएंगी। नी अगला है पर। क्या आएगा? पर आएगा। पर का मतलब दूसरा। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। जैसे परहित, परकाज, पराधीन, और लिखो परवरिश। इसी में आ जाएगा दूसरा पुरुष। हाँ बिल्कुल आएगा, दूसरा रूप है। नी पर अगला क्या है? बिन का मतलब क्या होता है? बिना।
बिन का अर्थ क्या होता है? बिना होता है। जैसे बिन देखा, बिना देखे। बिन बुलाया, बिन चाहा, बिन मांगा। कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगा, बिन ब्याह, जिसका ब्याह नहीं हुआ हो, रड़ुआ। छाप दिया है? रड़ुआ वो है जिसको किसी दूसरी को देख के कोई दुख नहीं होता, और बड़ुआ वो है जो दूसरी को देख देख के दुखी रहता है। नी पर बिन भर, भर माने क्या होता है? पूरा या भरा हुआ। भर का मतलब पूरा या भरा हुआ। अरे तुम मुझ पे क्यों बकवास रहते हो? लाइव और चल रही है क्लास, तो ऐसे मत पूछा करो कुछ भी। भर माने होता है पूरा या भरा हुआ। भरपूर कहते हैं ना, भरपूर मात्रा में। भरसक, सक माने होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य भर। भारी, भरकम। भरमार, भरतार मत लिख देना, भरतार नहीं आएगा इसमें। पर वाले में 4 नंबर पर परवरिश है, परवरिश, जिसका वारिस कोई दूसरा हो। भरपूर, भरसक, भरकम, भरमार, भरपेट, पेट भरकर, छाप दो। नी पर बिन भर। आगे अब इसमें सम में मैं कैसा आ रहा है? हलंत है क्या? नहीं, पूरा है। और सम का मतलब भी क्या है? समान ही है। जैसे सम कोण, जिसके कोण कैसे हो? समबाहु, जिसकी भुजाएं कैसी हो? बराबर, समान। सम त्रिभुज, जो कैसे हो त्रिभुज? समान हो। समरूप, जिसका रूप कैसा हो? समान हो। अरे कहां से आ गया समधी? तो समकोण, समबाहु, समत्रिभुज, समरूप। समरूप मतलब जिसका रूप कैसा हो? समान हो। पूर्ववर्ती व परवर्ती में अंतर समझाइए। पूर्ववर्ती, परवर्ती। पूर्ववर्ती जो पहले वाले के अनुसार हो, पूर्ववर्ती। परवर्ती जो पहले वाला पीछे वाले के अनुसार हो। पूर्व माने होता है पहला, पर माने होता है दूसरा। तो आपने संस्कृत में संधि नहीं पढ़ी, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि, वही है। समकोण, समबाहु, समत्रिभुज, समरूप। सम, बहुत सारे उदाहरण है इसके। तो समकक्ष इसी में आ जाएगा। समकक्ष, बिल्कुल इसी में आएगा। समरेखा, सम्मिलित नहीं आएगा। पर पुरुष क्या होता है? दूसरा पुरुष होता है।
अरे डूडी डाट, तू यहां भी आ गया। टुक टुक में कौन सी संधि होगी? तूने कल परेशान कर दिया मुझे यूट्यूब पे। सर मेरी टुक टुक मुझसे नाराज हो गई है, उसको समझाओ। मुझे लाइव में बोलना पड़ा। ऐसे कमेंट मत किया करो वहां पे। आगे लिखो समदर्शी। क्या होता है समदर्शी? जो सभी को कैसे देखता है? समान रूप से देखता है। तो ए अद अन उ ओ उन नी पर बिन भर सम। चिर, चिर का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। चिर का मतलब क्या होता है? प्राचीन या पुराना। लंबी आयु तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। आप देखो यहां पर एक होता है चिरंजीवी, एक होता है चिरजीवी। देखो यहां लिखो चिर परिचित, वह मेरा चिर परिचित है, मतलब प्राचीन समय से जानकार है। आगे लिखो चिरकाल, प्राचीन समय से। चिरायु, जिसकी आयु कैसी हो? पुरानी हो। आगे लिखो चिरजीवी, जोरी जुरे कोन सने गंभीर, को गट ए सुभानुजा वे हलदर के वीर। चिर परिचित, जो प्राचीन समय से क्या रहा हो? परिचित रहा हो। चिरकाल, प्राचीन समय काल। चिरायु, जिसकी आयु कैसी हो? पुरानी हो। और चिरजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। छाप दिया दूती चौपच। तो आगे लिखो, छाप दिया क्या सबने? आगे लिखो दू है। चिरंजीवी नहीं आएगा। अरे चिरंजीवी में चिरम आता है। अब देखो ये चिरम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक है। और तत्व में हिंदी में इसका क्या रहेगा? चिर रहेगा। समझ आया? जैसे पितृन क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका पिता क्या है? तद्भव शब्द है। आ गया समझ में? तो चिरंजीवी नहीं आएगा। चिरंजीवी की जगह क्या आ गया? चिरजीवी आ गया। किसमें? चिरंजीवी, चिरजीवी, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। चिरजीवी, ठीक है ना। आगे लिखो चिरायु, लंबी आयु। अगला है दू, और दू का मतलब क्या होता है? दो होता है। दू का मतलब क्या होता है? दो। जैसे दुकाल, दुकाल क्या है? एक होता है त्रिकाल, है ना, एक होता है दुकाल। अब त्रिकाल क्या है? ऐसा समय जिसमें जिसमें अनाज की भी कमी आ जाए, और कार्य की भी कमी आ जाए, और भिक्षा भी ना मिले, वो कैसा होता है? त्रिकाल। और एक होता है दुकाल, जिसमें दो चीजें ना मिले। क्या नहीं मिले? अनाज भी नहीं मिले और कोई कार्य भी नहीं मिले, वो क्या होता है? दुकाल हो जाता है। तो दुकाल, त्रिकाल, ये काल के प्रकार होते हैं। आगे लिखो दुपट्टा, जिसके कितने पट हो? दुपट्टा। दो, दुकान नहीं आएगा, दो कान थोड़ी होते दुकान के हैं। आगे लिखो दुलत्ती, और दुलत्ती के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। गधे की दो लात, दुलत्ती। नीरज में कोई भी उपसर्ग नहीं है, नीर धन जा होता है। हाँ, दुकान नहीं आएगा इसमें। आगे लिखो दुधारी,
दुलाली, दुमुहा, दो धार वाली तलवार होती है, दुनाली दो नाल वाली बंदूक होती है। दुधारू मत लिख देना, इसमें नहीं आएगा दुधारू। दुर्योधन नहीं आएगा, दुर्योधन में तो दुर होता है, दुर्योधन। अरे दुल्हन नहीं आएगी इसमें, दुल्हन नहीं आएगा, दुल्हा दुल्हा। आगे लिखो ती, ती का मतलब क्या होता है? तीन होता है। ती का मतलब तीन होता है, जैसे तिमाही, तिराहा, तिपाही, तिकोना, तिरंगा, दूती। आगे क्या है? चौ। चौ का मतलब होता है चार। चौ का मतलब क्या होता है? चार होता है, जैसे चौराहा, चौमासा, जैसे चौराहा, चौमासा। चौकोर, चौकोर। चौगुना, चार बार गुणा। चौराहा, चौमासा, हाँ इसी में आएगा। दोपहर आ जाएगा, दू में, दोपहर। अवसर का अर्थ होता है अवसर। चौपाल, जिसकी कितनी पाल हो? चार, आ जाएगा चौपाई। चौखट, 64 नहीं आएगा। दूती, चौपच। पच का मतलब क्या होता है? पांच होता है। क्या? पांच। जैसे पचकूटा, पंच नहीं, पच आएगा केवल। पचपन, पचमेल, देखो पंच नहीं आएगा, पच आएगा। पंच थोड़ी लिखेंगे, पच लिखेंगे। तो पचकूटा, पचपन, पचमेल, पचरंगा, पचरंगा। तो ये कौन से हो गए? तद्भव या सर दुकान क्यों नहीं आएगा? दुकान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दुकान के दो कान नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए नहीं आएगा। लिख दिया? तो दूती, चौपच, छाप दो। चौखट, चार खूंटों का समूह होता है। ये कौन से हो गए? अब लिखो विदेशी भाषा के उपसर्ग। कौन से? विदेशी भाषा के उपसर्ग। लिखना मत, पहले समझना, बाद में आराम से लिख लेना, पहले इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? देखो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं इनको दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में?
दो भागों में। विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं इनको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो कौन से होते हैं, अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, और दूसरे कौन से होते हैं, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा। अब उपसर्ग अरबी फारसी भाषा के, तो इनके साथ शब्द भी किसके आएंगे, अरबी फारसी के, और उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के हैं तो इनके साथ उपसर्ग भी किसके आएंगे, शब्द भी किसके आएंगे, अंग्रेजी के। तो अगर उपसर्ग अंग्रेजी के हैं तो शब्द भी अंग्रेजी के होंगे, और यदि उपसर्ग अरबी फारसी के हैं तो यहां भी शब्द भी किसके आएंगे, अरबी फारसी। याद रहेगा, ये ध्यान रखना इसका। तो लिखो सबसे पहला अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, छाप दो इसको, अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। मैं टेस्ट लूंगा आपका, एक बार मैंने बनाया है, 3 ही टॉपिक हैं और भी हैं। आज थोड़ी, अब कब लूंगा, आज नहीं, अभी बता रहा हूं, या तो कल नहीं तो फिर प्रत्यय के बाद, पहले बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर शीट की जरूरत कहां रही, तो मैं खुद ही कर बना लो आंसर शीट उसकी। पेपर बनाया है, संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। इसका मतलब प्रत्यय के बाद लूंगा मैं, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। वर्ण विचार और संधि का हो गया था, 50 प्रश्न थे, तो उनको रचना। देखो, तो सबसे पहले लिखो अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग। सबसे पहला लिखो अरबी या फारसी भाषा के अरे बात क्यों कर रहे हो, कोई विशेष बात है क्या। लिखो अरबी या फारसी भाषा के उपसर्ग, और अरबी या फारसी भाषा के उपसर्गों में मैं पहले ही बता चुका था। सबसे पहले कौन से आते हैं, बै वाले। कौन कौन से, बैबा, बैबा दोनों का अर्थ होता है सहित, और बे का अर्थ होता है रहित। तो बैबा, बे, बिला। बद, और बद का विलोम क्या होता है, खुश। एन, एन का मतलब क्या होता है, ठीक होता है। एन का मतलब ठीक होता है। बैबा, बेबिला, बद, खुश, एन। इसके बाद आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि गैर, ना, सर, हम, फी, ला, दर, कम। याद हुए नहीं हुए, और इन्हीं को मैं लिखा था, लिखो विदेशी भाषा के उपसर्ग, और फिर इनको ऐसे ना समझा के सीधा सीधा लिखा था, तो याद रहते क्या। हर चीज को याद करने का तरीका होता है। छाप दो।
योगेंद्र सिंह, मैंने देख लिया भैया तुम्हारा कमेंट, आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं सर को बोल दूंगा। विजय देवी सिंह सर तो कमेंट को देखते ही नहीं है और ना ही अगले दिन तक उत्तर देते हैं। बोल दूंगा मैं, जो मेरा फर्ज है बोलने का, बाकी देखना और ना देखना तो उनके ऊपर है। पचरंगा में समास विग्रह होगा 5 रंगों का समूह, पचरंगा। छाप दिया। तो बैबा बेबिला बदखुश एन गैर ना सरहम फीला तरकम। लिखो आगे, सबसे पहला लिखो ब, पहले दोनों को एक साथ लिख दो, बैबा को, बै या बा, क्योंकि दोनों का अर्थ भी एक ही है, क्या? सहित होता है। बै या बा का अर्थ क्या होता है? सहित होता है। जैसे बखूबी, खूबी के साथ, बखूबी खूबी के सहित होता है। बकौल, बकौल, बकौल क्या होता है? बकौल बै का मतलब क्या होता है? सहित होता है। और कॉल का मतलब आप किसी को कॉल कर रहे हो, किस लिए? कुछ कहने के लिए। तो बै माने होता है सहित, कॉल माने होता है कथन, तो इसका अर्थ क्या होगा? कथनानुसार होगा। बकौल का अर्थ क्या होता है? कथनानुसार होता है। बकौल कथनानुसार, बकौल कथनानुसार। बा इज्जत, तो इज्जत के साथ बरी किया जाता है, बा इज्जत। आगे लिखो, बा कायदा, कायदे के सहित। बा मुलाहिजा, ये शब्द आज पहली बार सुना है क्या? ये शब्द आप सैकड़ों बार पढ़ चुके हो और सुन चुके हो। आप मूवी देखते हो, मूवी में कई बार देखते हो ना, एक सांड सा आता है लठ लेके, और वो लठ को 2-3 बार ऐसे बजाता है और फिर कहता है बा मुलाहिजा इल्लिल्ला जिल्लिल्ला सिंह आ रहे हैं। कहता है नहीं कहता? अरे मूवियों में नहीं देखते, एक व्यक्ति आता है और जब कोई राजा या कोई महान व्यक्तित्व आता है, उससे पहले उसकी सूचना देने के लिए दरबार आता है नहीं आता? और आके वो क्या करता है? ऐसे ही तो कहता है बा मुलाहिजा। तो बा मुलाहिजा, मुलाहिजा का मतलब होता है सावधान। मुलाहिजा का मतलब क्या होता है? सावधान। और बा का मतलब सहित होता है। इसी प्रकार बदौलत, बदौलत, दौलत के सहित। आया समझ में? बाराती इसमें नहीं आएगा। बाराती कहां से आ गया? बैबा बे, और बे का मतलब क्या होता है? रहित होता है। बे का मतलब रहित होता है। जैसे बेवफा, जो किससे रहित हो? वफा से रहित हो, बेवफा। बेगुना, किससे रहित हो? बिल्कुल। बेपरवाह, जो किससे रहित हो? बेदर्दी, जो किससे रहित हो? दर्द से। बेपनाह, बेपनाह, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, सीमा से रहित हो। बेवकूफ, इसी में आएगा, बहुत सारे बनेंगे। बेचारा, जिसके पास में कोई चारा ही नहीं हो, बेचारा। बहुत सारे बनेंगे। विद्या विहीन में कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष होगा, विद्या से विहीन।
तो बे, बे का मतलब होता है रहित। तो बेबा, बे, बिला। बिला का मतलब क्या होता है? बिना। बिना या रहित। बिला कानून, बिना किसी कानून के। बिला वजह, बिना किसी वजह के। बिला परवाह, बिना परवाह के। बेबा, बेबिला, बद। और बद का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। देखो बद। बेहिसाब, बेइंतहा, बेगुनाह, बेवसकूफ, सब इसी में आ जाते हैं। बद, बद का मतलब होता है बुरा। जैसे बदनसीब, जिसका नसीब कैसा हो? बुरा हो। नसीब वो होता है जो तुम बैठ के देखते हो। बदकिस्मत, जिसकी किस्मत कैसी हो? बुरी हो। बिल्कुल इसी में आएगा। बदमिजाज, जिसका मिजाज कैसा हो? बुरा हो। बदनाम इसी में आएगा, जिसका नाम कैसा हो? बुरा हो। बदहाल, जिसके हाल कैसे हो? बुरे हो। इसी में आ जाएगा। बदबू लिख दो, बदबू। और बद का विलोम क्या होता है? खुश होता है। क्या होता है? खुश। और खुश का होता है अच्छा। खुश का क्या होता है? जैसे खुश नसीब, जिसका नसीब कैसा हो? अच्छा हो। खुश नसीब। खुशहाल, जिसके हाल कैसे हो? अच्छे हो, वो क्या है? खुशहाल है। खुशकिस्मत, जिसकी किस्मत कैसी हो? अच्छी हो, वो क्या होता है? खुशकिस्मत होता है। बड़ा ही खुश मिजाज आदमी है, जिसके मिजाज कैसे हो? अच्छे। खुश मिजाज, जिसका मिजाज कैसा हो? अच्छा हो। खुशहाल, खुशबू। लिख दिया? खुशहाल लिख दिया तो इसको लिख दो खुशनुमा। खुशबू लिख दो। अरे प्रदीप, नौका बदलुगाई नहीं होती। बदलुगाई, खुश का मतलब अच्छा होता है। आगे लिखो। बेबा, बेबिला, बदखुश। एन, एन का मतलब होता है ठीक। एन का मतलब क्या होता है? ठीक होता है। जैसे एन वक्त, ठीक वक्त पर। एन वक्त मतलब ठीक वक्त। एन मौका, ठीक मौका।
एन आदमी, ठीक आदमी। एन वक्त, ठीक वक्त। एन मौका, ठीक मौका। एन आदमी, ठीक आदमी। एन जगह, ठीक जगह। अरे एनक कहां से आएगा इसमें? एनक छाप दो। छाप दिया तो बैबा, बेबिला, बदखुश, एन। अब क्या आएगा? गैर। गैर का मतलब दूसरा होता है। बेवजह हिंदी का शब्द है, उर्दू भाषा का। बे जो उपसर्ग होता है वो किसका होता है? फारसी भाषा का। किसका? फारसी भाषा का। और वजह जो शब्द होता है ये किसका होता है? अरबी भाषा का। तो इसमें पहले कह चुका, जो शब्द आएंगे वो किसके आएंगे? अरबी या फारसी भाषा के। एन माने होता है ठीक। अब क्या आएगा? गैर। गैर का मतलब होता है दूसरा। गैर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। जैसे गैर मर्द है, गैर मर्द दूसरा मर्द। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर हाजिर। गैर मुल्क दूसरा मुल्क। गैर कानूनी लिख दिया। गैर जमानत लिख दो। गैर जमानती। गैर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। अरे गैराज कहां से आ गया? जबरदस्ती कुछ भी मत घुसेड़ा करो। गैर ना, और ना का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। ना का मतलब नहीं होता है। जैसे नालायक, जो क्या नहीं हो? नालायक। नाजायज, जो जायज नहीं हो। नापसंद, जो नापाक, जो पाक नहीं हो। पाक माने होता है पवित्र। नापाक तो कई बार कहते नहीं कहते? गैर जिम्मेदार बिल्कुल इसी में आएगा, गैर के साथ। नापाक मतलब पाक नहीं हो। पाक का मतलब पवित्र होता है। आगे लिखो। ना मुराद, जो किससे रहे तो? मुराद से। मुराद मतलब इच्छा, जो इच्छा से रहे तो। नादान, बड़ा ही नादान है। गैर ना सर। सर का मतलब होता है प्रधान, श्रेष्ठ या मुख्य। प्रधान, अरे कौन से ऐसे आइसर ट्रैक्टर सा स्टार्ट हो रहा है? सर। सर माने होता है प्रधान, श्रेष्ठ या मुख्य। पानी पी लो। सर। सर माने होता है प्रधान, श्रेष्ठ या मुख्य। जैसे सरकार, सरकार। सरदार, सरहद,
सरपंच, सरताज, सरहद, छाप दो। कहां से आ गया इसमें मुख्यमंत्री है? अच्छा, आप समास विग्रह बदल गया। मुख्यमंत्री, मंत्रियों में मुख्य है जो, है ना, तो अधिकरण में भी आता है ये, और ये बहुब्री में चला जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, राज्यपाल, ये बहुब्री में भी चले जाते हैं। छाप दिया। तो गैर, ना, सर, हम का मतलब क्या होता है? समान होता है। अब तुम्हारा जो भी शिक्षण विधि मैंने पढ़ाई तो कोई बात नहीं, अगर किसी और ने शिक्षण विधि पढ़ाई तो वहां आएगा है, हिंदी व्याकरण सबसे नीरस विषय होती है, तो उनको बोलना कि सर एक दिन क्लास में बैठ के देखो नीरस होती है क्या। हम का मतलब क्या होता है? समान। जैसे हम उम्र, समान उम्र। हम शक्ल, जो शक्ल में कैसे हो? समान हो। हम राही, हम सफर, हम दर्द, हम जोली, हम वतन, जिनका वतन कैसा हो? समान हो। हम जोली का मतलब होता है जो जोड़े से रहते हैं, हम जोली। राज्यपाल में पाल का मतलब क्या होता है? पाल का मतलब होता है पालन करने वाला या रक्षा करने वाला। श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी। और श्रीश, श्रीश किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। हमराज, बिल्कुल हमराज इसी में आएगा, हमराज। छाप दिया। गैर, ना, सर, हम, फी। एक तो फी और एक फी और होता है, तो वो फी नहीं है ये, फिजूल वाला। आगे लिखो फी। फी का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे अब इसको सही लिखना, कहीं लिख लो अशुद्ध और फिर मुझसे कहो कि सर आपने ही लिखाया था, जैसे फी औरत, तो यहां पर ये रह नहीं है, ये इसमें नुक्ता लगा हुआ है, लिख लो फ्री औरत, तो ये फी है। फी का मतलब होता है प्रत्येक औरत, फी औरत, प्रत्येक औरत। फी आदमी, प्रत्येक आदमी। फी मैदान, प्रत्येक मैदान। तीनों का ध्यान रखना उदाहरणों का। फी, फी का मतलब होता है प्रत्येक। हमदर्द के बाद क्या लिखा है? हमजोली। हमदर्द के बाद लिखा है हमजोली। श्रीमान लड़कों के नाम के आगे क्यों लगता है फिर? तो श्री लगवा दूं है? वो श्री अलग होता है, ये संबोधन सूचक होता है, वो अलग होता है। लिख दिया। फी का मतलब प्रत्येक होता है। छाप दिया क्या सबने?
आगे लिखो ला, और ला का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। ला का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। जैसे ला इलाज, जिसका क्या नहीं हो? इलाज नहीं हो। ला इलाज बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो। सर आपको गर्ल्स के कमेंटों से कोई प्रॉब्लम है क्या? बॉयज के कमेंट का तो आप तुरंत उत्तर दे देते हो। हाँ, गर्ल्स ने मेरी भैंस खोल ली है? और जब तक लौटा के नहीं जाएगी तब तक नहीं दूंगा। आगे लिखो लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो। कई बार कहते नहीं, ओहो क्या लाजवाब सब्जी है, जिसका कोई जवाब ही नहीं हो। है लापरवाह, जिसको कोई परवाह ही नहीं हो। लापरवाह, हाँ हाँ बिल्कुल। लावारिस, जिसका कोई वारिस ही नहीं हो। लापता, जिसका कोई पता नहीं हो। लिख दो लाचार, जिसके पास में कोई चारा ही नहीं हो। बड़ा लाचार आदमी है बेचारा। तो ला का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। फी ला, अगला क्या है? दर। दर माने होता है मैं। दर का अर्थ क्या होता है? मैं होता है। जैसे दरअसल क्या होगा? असल में। तो कई बार कहते हो दरअसल में आ तो रहा था, है दरअसल मतलब असल में। दरकिनार, उसको कहां कर दिया? किनारे में। दरमियान, कहते हैं इस दरमियान क्या हुआ? तो इस समय में। दरगाह, दरबार, आगे लिखो दरख्वास्त। अरे लावारिस में कोई संधि नहीं है, कौन सी संधि होगी? जबरदस्ती ठुकवाते हो संधि, होती नहीं है फिर भी। दरख्वास्त, दरख्वास्त, उसको दरख्वास्त कर दिया। कहते नहीं कहते? दरख्वास्त कर दिया। तो दर, अरे अलग चीज है वो, ठीक है। एक होता है दरख्वास्त, एक होता है दरखास्त, ठीक है ना। एक होता है बरखास्त, ठीक है ना। तो ये दरख्वास्त होता है, दरखास्त नहीं, दरख्वास्त। दरख्वास्त, दरख्वास्त करने का मतलब होता है किसी चीज से अलग कर देना, ठीक है ना। तो दरख्वास्त, दरख्वास्त, ठीक है ना। तो ख्वास्त में जैसे कहते हैं ना, उसको कहां कर दिया? साइड में कर दिया, किनारे में कर दिया, अलग कर दिया। तो दरखास्त नहीं, दरख्वास्त होता है। बरखास्त भी है, बरखास्त में कोई उपसर्ग नहीं होता। यहां पे क्या होता है? दर उपसर्ग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, बरखास्त और दरख्वास्त। हाँ, दरमियान भी इसी में आएगा। आगे लिखो फीला दर कम। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। दरमियान का मतलब होता है इस समय में। कहते नहीं है क्या, इस दरमियान? बेइज्जत और बाइज्जत में क्या अंतर है? बाइज्जत का मतलब होता है इज्जत के साथ, और बेइज्जत मतलब इज्जत से रहित हो जाता है, उसको बेइज्जत कर दिया। कम माने होता है थोड़ा। देखो एक शब्द है कमसिन। क्या होता है कमसिन? नहीं सुना क्या कभी? आप मूवी देखने जाते हो तो पता नहीं क्या देखते हो,
मूवी देखने जाओ तो पेन कॉपी लेके जाया करो, वहां पे बहुत सारे उपसर्ग, बहुत सारी संधि, बहुत सारे प्रत्यय, बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप कभी भी देखना, मैं मूवी देखने जाऊंगा तो पेन कॉपी साथ लेके जाता हूं। अब एक नया उदाहरण मिला मुझे, मूवी देखने गया और उसमें गाना आया था, एक कमसिन जवानी, और उस पे ये, अब एक नया उदाहरण मिला, कमसिन। कमसिन का मतलब होता है छोटी उम्र की जवानी, कमसिन। तो कमसिन का मतलब छोटी उम्र होता है। आगे लिखो, आप देखो अभी आप जो दरखास्त और दरखास्त कर रहे थे, इसी से मिलता जुलता है। एक तो होता है कम वक्त और एक होता है कम वक्त। कहां से आएगा कंबल? तो कमसिन, कम वक्त, कम वक्त, वह करना इसको, कम वक्त, बिल्कुल इसी में आएगा। कमजोर, अरे कमीना नहीं आएगा। शब्दों को तोड़ तो देख के लिया करो, तोड़ के। हां, तो कमसिन, कम वक्त, कम वक्त, कमजोर, कामचोर नहीं आएगा, तो काम हो गया। अरे कमी नहीं आएगा। कम्बोल, आगे लिखो, दर कम, कम माने होता है थोड़ा। ये कौन से हो गए हैं? अरबी या फारसी भाषा के। समझ आया नहीं आया? तो आपको अर्थ ध्यान रहे नहीं रहे, उदाहरण रहे नहीं रहे, लेकिन क्या ध्यान रखने चाहिए? उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। अब लिखो इसके बाद अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसमें एक और जोड़ दो, कम तौल। कम तौल, जो कितना तोलता हो, कम तोलता हो। फी ला दर कम। वृक्ष में कौन सी संधि होगी? वृक्ष में यण संधि होगी। ऊ धन वृक्ष, ऊ धन वृक्ष। ऊ के बाद में असमान स्वर आया तो ऊ का वह हो गया, वह अधूरा। आगे क्या आया? वृक्ष। वह में री मिली तो वह पूरा, मिला के लिखा तो वृक्ष। अब छाप दो, हटा दो। लिखो अब अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। क्या जरूरी बात चल रही है तुम्हारी? घर ले जाओ, पीजी ले जाओ, जहां ले जाओ। एक दिन रोको, 2 दिन रोको, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, शाम का खाना खिलाओ, फिर भेजो। लिख दो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं? हाफ, हेड। हेड में डै के नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। डिप्टी, चीफ, वाइस। वाइस है, वाइफ नहीं, वाइफ। जनरल, हाफ, हेड, डिप्टी, चीफ, वाइस, जनरल। और कौन है? सब है। सब भी आएगा नहीं आएगा? सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। अब खूब बना लो, इसके सैकड़ों बन जाएंगे, लेकिन मूल यही है, इनका ध्यान रखना। 6 होते हैं, एक और बढ़ा दिया मैंने इसमें, मूल 100। कम अक्ल, थोड़ी अक्ल।
सर जी हमारे भी कमेंट शो होते हैं क्या? जितनी स्पीड से तुम भेजते हो उससे भी ज्यादा स्पीड से शो होते हैं, तो भेज दिया करो, पूछा मत करो। तुम तो छाप दिया इनको। हाफ हेड डिप्टी चीफ वाइस जर्नल सब। सबसे पहला लिखो हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे हाफ, हाफ माने आधा। अब इसके साथ देखो उपसर्ग किसके? अंग्रेजी भाषा के। तो शब्द भी किसके आएंगे? अंग्रेजी भाषा के। जैसे हाफ माइंड, जिसमें कितना दिमाग हो? आधा। आगे लिखो हाफ डे, आधा दिन। आगे लिखो हाफ शर्ट, हाफ क्वार्टर, आधा पौआ। छाप दो। हाफ पैंट भी आ जाएगा इसमें। तो हाफ माने होता है आधा। हाफ के बाद क्या आएगा? हेड। और हेड का मतलब होता है मुख्य। हेड का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। जैसे हेड मास्टर, और हेड मास्टर नहीं हो जाएगा क्या? नहीं होता। हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अरे हेड पंप कहां से आएगा? वो हेड पंप होता है या हैंड पंप होता है? थोड़ा सा ध्यान तो दिया करो। हाथ से पंप मारते तब है हैंड पंप। तो थोड़ा ध्यान तो दिया करो। हेड पंप नहीं होता। हैंड माने होता है हाथ, और हेड से पंप। क्या आप कुछ भी बोल देते हो। आगे लिखो हेड इंजरी। हेड इंजरी आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे दिमाग में इंजरी हुई है, चोट लगी है हेड में। हेड ये हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड इन चार्ज। हाँ बिल्कुल आएगा। हेड इन चार्ज। हेड क्वार्टर, मुख्य कार्यालय होता है, नहीं होता हेड ऑफिस। हेड क्वार्टर। आगे देखो हेड कॉनी स्टेबल। हेड कॉनी स्टेबल। हेड कॉनी स्टेबल। असंभव में दो उपसर्गें बिल्कुल है। हेड लाइट, हेड लाइट। हाफ का मतलब आधा, हेड का मतलब मुख्य। हाफ हेड डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक है। हाफ गर्लफ्रेंड नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। हाफ मटर क्या होता है? डिप्टी का मतलब होता है सहायक। आ जाएगा। डिप्टी का मतलब क्या होता है? सहायक होता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ईट थोड़ी होता है, लाइट होता है। डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी लिख दिया, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी सीएम मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर।
ध्यान रखना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पद होता ही नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई पद होता ही नहीं है। ये वो पद है, जैसे गांव में जब छोटा बच्चा रोता है तो जो साइकिल का डंडा होता है और उस साइकिल के डंडे पे कपड़ा लपेट के और बच्चे को बिठा देते और उसको थोड़ा सा घुमा देते तो वो खुश हो जाता है। लेकिन ये जो पद है, ये बिना कपड़ा लपेटे बिठाया गया पद है, और जब बिना कपड़ा लपेटे बिठाओगे तो ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि दुखेगा। तो इस वजह से आपने देखा होगा ये पद ज्यादा दिन चलता है क्या? नहीं चलता, क्योंकि ऐसा कोई पद है ही नहीं। बस उसको सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए केवल इसको क्या कर दिया जाता है? पद दे दिया जाता है। जबकि संविधान में कहीं भी इस पद का उल्लेख है क्या? होता ही नहीं है ये कोई पद। बस ये खुश करने के लिए क्या कर दिया जाता है? पद दे दिया जाता है। तो वही सेम कहानी है इसमें। आगे लिखो, बिल्कुल आएगा, लिखो डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी का मतलब क्या होता है? सहायक होता है। सचिन पायलट थे, बिल्कुल। लिख दो डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। तो हाफ हेड डिप्टी। अब क्या आएगा? चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य। चीफ, चीफ का मतलब क्या होता है? चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य। जैसे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर, मुख्य मंत्री। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता। हाफ हेड डिप्टी वाइस चीफ। अगला क्या है? चीफ गेस्ट। मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। चीफ के बाद में क्या आएगा? वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? जो छूटा है तुम्हारा वो पीछे, उसको जरूर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वाइस का मतलब उप होता है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, उप सचिव होता है, नहीं होता? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन। पित्रादि में संधि क्या होगा? पितृ धन आदि होगा।
पितृ धन आदि। यहां आ रही है री, री के बाद आया आसमान स्वर, तो री का क्या बना? तय अधूरा, रे अधूरा, आगे क्या गया? आदि। तय और रे मिलके क्या बने? त्र, मिला के लिखा तो पित्रादि। वाइस, वाइस मान होता है उप, तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन है। सब्जेक्ट सम्यक में कोई संधि नहीं है। सम्यक में कहां संधि हो रही है? मूल शब्द होता है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। आगे लिखो, चीफ वाइस। जनरल अगला कौन सा है? और जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य या साधारण होता है। सामान्य या साधारण होता है। लिख दो जनरल। लिखो इसमें जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल स्टोर इसी में आएगा, जनरल स्टोर, जनरल कोच, जनरल डिब्बा होता है नहीं होता, जनरल कोच, जनरल टिकट, जनरल टिकट, साधारण जो टिकट होती है उसे जनरल टिकट। छाप दो इसको। तो जनरल मैनेजर, जनरल नॉलेज, जनरल स्टोर, जनरल कोच, जनरल टिकट। जनरल कास्ट भी आएगा, हाँ बिल्कुल, जनरल कास्ट, ठीक है ना। अब लिखो इसके बाद में, तो हाफ, हेड, डिप्टी, वाइस, चीफ, जनरल। अब लिख दो सब। सब का मतलब होता है उप। सब का मतलब क्या होता है? उप ही होता है, उप। जैसे सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक होता है नहीं होता? सब इंस्पेक्टर क्या हो गया? उप निरीक्षक हो गया। सब डिवीजन, उपखंड, सब डिवीजन उपखंड होता है। सब मजिस्ट्रेट लिख दो, सब मजिस्ट्रेट। तो सब का मतलब क्या होता है? उप। सब मजिस्ट्रेट, सब डायरेक्टर, लिख दो।
एक बार कमेंट रोकना। सब डायरेक्टर लिख दिया। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, लुप्त पद तत्पुरुष समास। पुच्छल तारा, पूंछ है जिस तारे की, बहुब्रीहि समास। अल्पसंख्यक, संख्या में कम है जो, तो संख्यक की विशेषता बता रहा है कितनी, अल्प। अल्प है संख्या में जो, अल्पसंख्यक। एक तरफा, एक ही तरफ का, इसलिए अव्ययी भाव। चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता, कौन सा, द्विगु समास। पंचशेरी, पांच शेर का, कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, तो क्या लिखा, सब डायरेक्टर। समबड़ी कहां से आ गया है, समबड़ी सब डायरेक्टर आ गया समझ में। तो ये किसके हो गए, अंग्रेजी भाषा के। अब देखो पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, अनेक प्रकार से प्रश्न पूछता है, कई प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। अब देखो 10 प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं इसमें। सबसे पहले ऐसे पूछ सकता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। क्या पूछता है, उपसर्ग कौन सा है। जनरल मैनेजर और एक होता है जनरल मेजर, ठीक है ना। जनरल मैनेजर होता है किसी कार्य की साधारण रूप से देखभाल करने वाला, और जनरल मेजर होता है, जनरल मेजर किस में होता है, ये पोस्ट होती है, फौज आर्मी वगैरह में होती है, नहीं होती। तो जनरल मेजर है, मेजर का मतलब होता है मुख्य। तो जनरल मुख्य, तो जो पूरी कमान की देखभाल करने वाला होता है, तो ये तो एक पोस्ट हो जाती है। तो ये यहां नहीं आएगा, जनरल मेजर इसमें नहीं आएगा, जनरल मैनेजर इसमें आएगा। वो तो पोस्ट हो गई जनरल मेजर, तो इसमें नहीं आएगा। अब देखो एक तो कैसे पूछ लेता है, उपसर्ग पूछ लेता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। दूसरा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। और कैसे पूछ लेता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और संधि दोनों हैं, उपसर्ग भी है और संधि भी है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न लिख लो, लिखो इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पर वाले लिखाया थोड़ी था, पहले कोई प्रश्न थोड़ी लिखाया है उपसर्ग का। हाँ, तो इसका ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है पर वाला, एक पर वाला और एक कु वाला। निम्नलिखित में से किस शब्द में पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ की जगह लिखो हुआ है, प्रयोग हुआ है, ऐसे लिखना। हुआ है पूछता है ज्यादा इसमें। जैसे पहला लिखो परामर्श, दूसरा लिखो पराजय। या तो पर का पूछ लेता है, तो पर का पूछता है तो हुआ है, और परा का पूछता है तो नहीं हुआ है। तो परामर्श, पराजय। पराभव और पराधीन। तो या तो पूछेगा कि पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर या फिर कैसे पूछेगा, परा उपसर्ग का प्रयोग, ऐसे पूछ लेता है। तो इसका ध्यान रखना।
तो उत्तर क्या होगा? पराधीन। क्योंकि इसमें कौन सा है? पर धन अधीन होता है। आगे लिखो। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। उपसर्ग रहित कौन सा है? देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा कुकर्म, कुशासन, कुमति और कुलीन। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। बहुत बड़ी पर्ची देते हो, थोड़ा सा बढ़ा तो दिया करो। बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया तुमने मुझसे। रीट 2021 कैंसिल हो जाएगी क्या? काश में डोटासरा होता है। उप और सहायक का मीन एक ही होता है, बिल्कुल। तत्समय और तद्भव में कैसे पहचानेंगे? बहुत सरल है। जब तत्समय और तद्भव पढ़ाऊंगा तो ये समस्या आएगी नहीं, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द का चयन करें। अब यहां देखो, यहां कौन सा है? कु धन कर्म। तो कु उपसर्ग है कि नहीं? और कर्म क्या है? संज्ञा है। तो कु धन कर्म। कुशासन में कु धन शासन, कुशासन। कुमति में कु धन मति, कुमति हो जाता है। कुलीन में कुल संज्ञा है, ईन प्रत्यय, इसमें कहीं भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। छाप दो। ये अन्य उपसर्ग आ जाते हैं, जैसे कु है, दू है, सु है, ठीक है ना। कै या कु, से या सु, दू, ये और अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे हो जाते। छाप दिया। अब लिखो इसमें और कैसे बन सकता है प्रश्न। हटा दो इसको, है? छाप दिया, छाप दो। अब लिखो इसके आगे, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न लिखो। निम्न लिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग है। पचरंगा में समूह कैसे हुआ? अरे तुम अभी पचरंगा में अटक रही हो क्या? पचरंगा में 5 रंगों का समूह नहीं है क्या? पचरंगा 5 रंगों का समूह होता है, उसमें 5 रंगों की वस्तुएं होती हैं।
लीन का मतलब बिजी भी होता है ना, नहीं होता। लीन का मतलब होता है किसी चीज में जुड़ जाना या लग जाना, तल्लीन, उसी में क्या हो जाना, लीन हो जाना। निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग है। देखो, जैसे मैंने लिखा एक लिखा अब, एक क्या लिखा, भर, तीसरा लिखा बद, और चौथा लिखा चिर। क्या पूछ रहा है? तो निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का उपसर्ग है, कौन सा है? बेबा, बेबिला, बद। बद किसका है? विदेशी भाषा का। अब किसका होता है? तत्सम या संस्कृत भाषा का। भर किसका होता है? हिंदी भाषा का। बद किसका होता है? अरबी भाषा का। चिर किसका होता है? हिंदी भाषा का। तो इसमें ये आ जाएगा बद। राम लखन में कौन सी संधि होगी? कोई संधि नहीं होगी। काम बैठ ही नहीं रही, जबरदस्ती क्यों बैठाते हो? हैं 9 से 12 की बुक में समास के 4 प्रकार दिए हैं। समास के 4 प्रकार तत्पुरुष के 2 भेदों को जोड़ के दिए। आपको ध्यान रखना है, पद की प्रधानता जोड़ दे तो 4 करने, सीधा पूछे तो 6 करने हैं। और आप ध्यान रखना, एक चीज में बताई नहीं, भूल गया, अब बता रहा हूं। 9 से 12th की जो नई बुक आई है, नई बुक कौन सी? जो अभी आई है, उसको गलती से भी नहीं पढ़ना है। क्या किसी के पास? क्योंकि मैं लाइव में फाड़ चुका हूं एक को तो, और इसके ऊपर मेरे ऊपर केस भी हो चुका है। तकिया पुल्लिंग होता है, रजाई स्त्रीलिंग होती है। क्या है किसी के पास किताब? वो लाया है क्या कोई? दिखाओ कहां है। अरे घर नहीं, घर तो मेरे पास 4 पड़ी है। यहां है क्या? नहीं है किसी के पास। ध्यान रखना, उस किताब को गलती से भी नहीं पढ़ना है। देखता हूं मैं अगर इस पर डाउनलोड हो जाती है तो। अरे अभी लिखाऊंगा, बंद मत करो, रुको अभी। सौंदान चारण जी वाली नहीं, नवीन हिंदी व्याकरण। सौंदान चारण जी वाली तो बिल्कुल सही है। अरे बात मत करो, रुको 1 मिनट।
लिखो, एक प्रश्न लिखो, मैं ढूंढ रहा हूं, जब तक प्रश्न लिखो आप। से निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दो से अधिक, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? निम्नलिखित में से है ही नहीं, कल मैं लेके आता हूं बुक्स को, तब दिखाऊंगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? लिखो, पहला देखो, पहला प्राध्यापक, प्राध्यापक। दूसरा लिखो पर्यावरण, तीसरा लिखो और लिखो इसमें सावधान, और चौथा लिखो अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। हाँ, रचना प्रबोध वाली नहीं पढ़नी है, पुरानी वाली किताब अगर है होमदान चारण जी वाली तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। लिखो क्या होगा, है चौथा होगा, चौथा। एक तो लिया करो ध्यान से, प्राध्यापक में दो हैं, प्र धन अधि धन आपक, तो इसमें कौन कौन से हैं? प्र और अधि, दो उपसर्ग हैं। इसमें कौन से हैं? परि और आ। इसमें कौन से हैं? से और अब। लेकिन अव्यवस्थित में ए है, वी है, अब है। ए धन वी धन अब, तीन उपसर्ग हैं इसमें। तो इस प्रकार से कई प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, और भी अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।